आपके लिए सारे क्वेश्चन के आंसर को टाइप यहाँ पर कर दिया गया है। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे आंसर आपको अपने आप पता चल जाएंगे क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दिए गए जो एनुअल सैंपल पेपर है उसको हम कर रहे हैं, यानी उसके आंसर को कर रहे हैं। क्लास 8 है ये और विषय है सामाजिक विज्ञान, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान के प्यारे बच्चे हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि इसके हम आंसर कराने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आपके एग्जाम में सिंपल पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट में हो या इवनिंग शिफ्ट में हो, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के आंसर को कराया जाता है सिंपल पेपर के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है खंड क में बहुविकल्पी जो प्रश्न आपके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि पहले में पहले का आंसर यहाँ पर क्या दिया हुआ, ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता है, यानी कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघवाद, यानी कि संघवाद क्या है, भारतीय संविधान की एक विशेषता है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्षता वो करता है वो उपराष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए हम पहले के थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि भारत में 200 का नोट जो है जारी होना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय पर निर्णय लेने का जो अधिकार है किस सरकार के पास होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो नोट जारी करने का जो अधिकार ये होता है ये केंद्र सरकार के पास होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। इसलिए पहले क्वेश्चन में जो थर्ड का है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 है यहाँ पर, अनुज को एक विशेष राज्य का होने के कारण दूसरे राज्य में कार्य करने से रोका जाता है, बताइए अनुज के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो जब यहाँ पर देखते हैं कि एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है कार्य करने के लिए तो उसको कार्य करने से मना कर दिया जाता है, तो इसमें क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है। तो यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखेंगे और एक बार फिर आपसे कहा जा रहा है कि वीडियो को बनाने में प्यारे बच्चों बहुत समय लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। जितनी ज़्यादा लाइक करेंगे शेयर करेंगे उतनी जल्दी आपको सारे सैंपल पेपर के आंसर करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पहले का 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या न्यायपालिका का कार्य, यानी आपको न्यायपालिका का कार्य बताना है। पहला बता रखा कि विवादों का निपटारा, दूसरा है न्यायिक समीक्षा, तीसरा है कि मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। तो ये जो है मौलिक अधिकार का न्यायपालिका का ये जो कार्य है तीनों है यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 5 का डी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहले का जो 6 है यहाँ पर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था, इसको इंपॉर्टेंट लगा ले आप। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद जो 17 होता है ये अस्पृश्यता का निषेध करता है, यानी कि छुआछूत। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले का 7 क्वेश्चन कि माझा प्रवास जो पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है, तो विष्णु भट्ट गोडसे हैं, यानी कि क्वेश्चन 17 में जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पहले का 8 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का क्या कारण था, यानी कि जो प्लासी के युद्ध में जो नवाब सिराजुद्दौला थे इनकी हार का मुख्य कारण क्या था। आप सभी जानते हैं कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, तो इनकी हार का मुख्य कारण क्या था। तो इसमें जो सटीक जो ऑप्शन यहाँ पर है कि मीर जाफर की टुकड़ियों का युद्ध में भाग नहीं लेना, यानी कि जो मीर जाफर था इसकी जो टुकड़ी है युद्ध में भाग नहीं लिया, जिसके कारण क्या है सिराजुद्दौला की हार हो गई, यानी 8वें का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 को देखते हैं। पहले का 9 कि निम्नलिखित में से किनका संबंध एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से है। तो किनका संबंध है, तो जब यहाँ पर देखेंगे
विलियम जोन्स, नेथेनियल हॉलहेड, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, विलियम एडम। तो जब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब देखा जाता है तो विलियम जोन्स का संबंध है और नेथियन हॉलहेड का भी संबंध है, और फिर यहाँ पर देखते हैं कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक का भी संबंध है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि केवल 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। फिर यहाँ पर एक नए क्वेश्चन के साथ हम आते हैं। 1 का 10 है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे ही बंगाल विभाजन की बात आती है तो हमारे दिमाग में लॉर्ड कर्जन का नाम आता है, और उन्होंने 1905 में क्या है बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, तो 1905 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो 110 का जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1905। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 11 हम देखते हैं यहाँ पर कि बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस जेल में व्यतीत किए। तो आप सभी जानते हैं कि बहादुर शाह जफर को अंतिम समय में इनको क्या है रंगून जेल में भेज दिया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करें। ठीक है, और इसे क्या है अपने दोस्तों के साथ या अपने क्लास ग्रुप में शेयर करें। इसी के साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट का 12th यहाँ पर है कि बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1951 में डैश नदी के किनारे स्थापित हुआ था। तो ये किस नदी के किनारे स्थापित हुआ था? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थापित हुआ था। तो इसका जो है क्वेश्चन 112 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुगली। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 13, आप्रवास किसे कहते हैं। तो जब आप देखते हैं कि आप्रवास उत्प्रवास ये दो चीज आता है। आप्रवास जब किसी एक व्यक्ति जो कई नए देश में प्रवेश करता है तो उसे आप्रवास करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने देश से जाता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 12th क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि जब एक व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आप्रवास कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है पहले का, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है अक्सर। तो ये यानी कि पटसन को कहा जाता है। कहीं कहीं अगर पटसन आपको ना मिले तो वहाँ पर आपको जूट कर लेना है, क्योंकि पटसन और जूट एक ही होता है। तो यहाँ पर पहले का ए सही हो गया। ठीक है, सॉरी 14 का। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को पहले का, कि नीचे दिए गए कथन में दो कथन दिए गए हैं, एक संकल्पना है और दूसरा क्या है, कारण है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी कथन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन क्या है, कारण जो है संकल्पना की व्याख्या नहीं करता है। दोनों अलग अलग सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा। अभी कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है 1 से लेकर 15 तक क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया है। अब यहाँ पर हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि इसके आंसर को हम करने वाले हैं। हमने टाइप कर रखा है, तो आप सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, और इसी क्वेश्चन को हमने टाइप करके सारे आंसर एक जगह आपको करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, फिर सीधे आंसर को हम चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हम करने वाले हैं सेक्शन बी यानी कि ख, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो यहाँ पर 2 क्वेश्चन था, यहाँ पर 2 ऑप्शन था, इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो इसके आंसर देते हैं कि चावल उत्पादन के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की जरूरत होती है, और 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है, तथा जलोढ़ मिट्टी आवश्यक होती है। ठीक है, समतल भूमि और सिंचाई है सुविधा भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम अथवा वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है कि गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर देखते हैं कि गेहूं उत्पादन के लिए समशीतोष्ण जलवायु की जरूरत होती है और 10 से 15 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है तापमान की, और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। और इसमें मिट्टी जो है उपजाऊ दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और इसी के साथ सिंचाई की सुविधा भी आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत में अंग्रेजी, ठीक है, भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में विलय की नीति का महत्व बताइए। ठीक है, तो इसका जब राइट आंसर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसका जब आंसर आप देखेंगे यहाँ पर, तो भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में विलय की नीति ने रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर उनकी शक्ति खत्म की, जिससे अंग्रेजों का नियंत्रण मजबूत हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कृषि आधारित उद्योग के कोई 2 उदाहरण लिखिए। देखिए, कृषि पर आधारित जो आपको किसी 2 उदाहरण को देना है, तो यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग के 2 उदाहरण दिया गया है। एक है सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा है चीनी उद्योग। तो इसके अलावा कोई और भी उद्योग होगा तो उसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, थोड़ा सा इसको समझेंगे आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझना है। ठीक है, कि नीचे एक काल्पनिक संसद के आंकड़े तालिका के माध्यम से दर्शाए गए हैं, उनका अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना। देखिए यहाँ पर जो ये पार्टियों के नेम है, ठीक है, ये सांसदों की संख्या यानी कि कौन सी पार्टी कितनी सीट लेकर आई है। तो जब यहाँ पर देखेंगे कि विकास संघ जो पार्टी है ये 50 सीट लेकर आई है, व्यापार पार्टी ये 40 सीट लेकर आई है, संग्राम पार्टी ये 20 सीट लेकर आई है। और टोटल सीटें कितने हैं यहाँ पर है, टोटल 110 है। आप सभी को मालूम है कि सरकार बनाने के लिए 50 प्लस एबव होना चाहिए, यानी कि 50 अगर इसका करते हैं तो 55 हो जाता है। ठीक है, ये आपका 55 हो जाएगा, आप प्लस 1 इसमें कर देना है, यानी कि जिस भी पार्टी को 56 प्लस जो है सीट है यानी कि सांसद निकल कर आते हैं उनकी क्या है, सरकार बन जाएगी। ठीक है, तो इसी के आधार पर इन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले का आंसर हो जाएगा कि बहुमत के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर 56 से अधिक। ठीक है, सेकंड में लिखेंगे कि सरकार बनाने की किसी एक संभावना को व्यक्त करिए। देखिए 55 प्लस 56 किसी भी पार्टी के पास नहीं आया है, तो सरकार कैसे बन सकता है कि जब ये विकास संघ पार्टी या संग्राम किसी भी पार्टी के साथ मिलकर 56 के आंकड़ा को पार कर लेता है तो सरकार उसकी बन जाएगी। अब यहाँ पर विकास और संग्राम पार्टी मिलकर सरकार बना सकती है, और फिर इसके साथ यहाँ पर क्या है, व्यापार पार्टी और संग्राम पार्टी भी मिलकर सरकार बना सकती है, या इस कह सकते हैं कि इस विकास और संग्राम ये 2 पार्टी भी ये कह सकते हैं कि विकास और व्यापार पार्टी भी मिलकर सरकार बना सकती है। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कहा जा रहा है प्रश्न 5 में पहले का कि बहुमत के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कम से कम 56। ठीक है, यानी 56 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलिए आगे है कि सरकार बनाने की किसी एक संभावना को व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर आप जब देखेंगे तो सरकार बनाने के लिए किन्हीं 2 राजनीतिक दलों को मिलकर गठबंधन की सरकार बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि चाहे विकास संघ और संग्राम पार्टी मिलकर सरकार बना ले या व्यापार पार्टी या संग्राम पार्टी मिलकर सरकार बना ले। ठीक है, क्योंकि ये करने के बाद इनके क्या है 56 प्लस आंकड़े पूरे हो जाते हैं, इसलिए इनकी सरकार गठबंधन की बन जाएगी। ठीक है, अब अथवा वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या प्रमुख मांगे रखी थी। तो अब इसके आंसर देखेंगे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नागरिक स्वतंत्रता, भारतीयों के लिए उच्च सरकारी पद और प्रशासन में सुधार की मांगे रखी थी। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एग्जाम टाइम देते हैं, अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद करता है, क्योंकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं खंड ग के क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ पर है। ठीक है, प्रश्न 6 देखेंगे, 2 पार्ट है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी के विचारों की व्याख्या करना है आपको। तो देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में लेकर महात्मा गांधी जी की क्या विचार है। महात्मा गांधी शिक्षा को चरित्र निर्माण,
स्वावलंबन और नैतिक विकास का साधन मानते थे। उन्होंने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया, जिसमें शारीरिक मातृभाषा में शिक्षा और हाथ से काम करने की कला शामिल थी। ठीक है, चलिए अब आगे अथ वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा के संदर्भ में विचारों का वर्णन कीजिए। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के संदर्भ में अपने क्या विचार दिए हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा को स्वतंत्रता, रचनात्मक और प्रकृति से जुड़ाव का माध्यम मानते थे। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जहां व्यवहारिक ज्ञान, कला और सांस्कृतिक समग्रता पर जोर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में। इसके भी दो हैं, दोनों में से कोई एक करना है आपको। पहला है कि राज्यसभा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। इनमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा नामित या मनोनीत किए जाते हैं। यह संसद का ऊपरी सदन है और विधेयकों की समीक्षा व राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी कि अध्यक्ष होते हैं। तो अथ वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि लोकसभा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब उत्तर देखेंगे कि लोकसभा संसद का निचला सदन है, जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। इसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यह विधेयक पारित करने, सरकार बनाने और प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को जिम्मेदार ठहराने की भूमिका निभाती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन को हम करते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न के। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। कथन की समीक्षा, कथन की व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान का दृष्टिकोण पारंपरिक खेती से हटकर एक पेशेवर व्यवसायी का है। वह फसल उत्पादन को एक उद्यम के रूप में देखता है और आधुनिक संसाधनों तथा तकनीकों का उपयोग कर अधिकतम लाभ अर्जित करता है। इस मॉडल को अन्य देशों के किसानों द्वारा भी अपनाया जा सकता है, जिससे कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सके। ठीक है, आगे देखिए इसमें यह निम्नलिखित पहलुओं में देखा जा सकता है। पहला है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, फसल की विविधीकरण और विश्लेषण भी, सहायक उद्योगों का विकास, संगठन और प्रबंधन कौशल, वित्तीय और संस्थागत सहायता, वैश्विक बाजार से जुड़ाव। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दो क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना है। पहला देखते हैं कि सहमति का विचार लोकतंत्र की प्रस्थान बिंदु है। कथन के आलोक में उन प्रावधानों की वर्णन कीजिए जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषता आपको बताना है। आंसर देखते हैं, कथन क्या था कि सहमति का विचार लोकतंत्र की प्रस्थान बिंदु है। यह इंगित करता है कि लोकतंत्र का मूल्य आधार विभिन्न विचारों और मतों के बीच सहमति बनाना है। भारतीय लोकतंत्र में सहमति, समानता और विविधता को ध्यान में रखते हुए कई प्रावधान हैं जो इसे मजबूत बनाते हैं, जो इस प्रकार है। ठीक है, पहला है कि संविधान की प्रस्तावना और अधिकारों की गारंटी, बहुमत और अल्पमत का सम्मान, संविधान का मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसदीय व्यवस्था, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन, बहुलतावाद, निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन अथवा वाला है कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद की क्या भूमिका है, इसका वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका है। संसद में एक विधेयक पहले लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, जहां इसे विभिन्न चरणों में चर्चा, संशोधन और मतदान से गुजरना पड़ता है। इसके बाद दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति के मंजूरी से वह कानून बन जाता है। संसद का कार्य है विधेयकों का परीक्षण, सुधार और पारित करना है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए कानून समाज की जरूरतों और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें आपको क्या खंड ख यानी कि केस आधारित क्वेश्चन को करना है।
तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ लेंगे, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने के बाद वीडियो लंबी हो जाएगी। ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे, इसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर को हम करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 11 को भी आप पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर आपको देना है, ठीक है। इस वीडियो में हम कराएंगे इसका आंसर। फिर आपको क्या करना है, इसी प्रकार से ये 12 क्वेश्चन को पढ़ना है, इस पैराग्राफ को, और इसके आंसर को आपको लिखना है। फिर इसी के साथ आप क्या है, पैराग्राफ नंबर 13 को पढ़ेंगे आप, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर को करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो सीधे पैराग्राफ के आंसर देखते हैं कि खंड ख में केस आधारित प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया था कि भाई गद्यांश को पढ़ना है, नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था 10th में कि जहानाबाद को मलबे के ढेर में किसने बदल दिया। तो जहानाबाद को मलबे के ढेर में नादिर शाह ने बदल दिया था, इसका आंसर लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया था कि जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए हैं। तो उपरोक्त कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके नया जो शहर था जहानाबाद को एक मलबे के ढेर में बदल दिया, जिससे सभी लोग क्या है, बेघर हो गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नादिर शाह के आक्रमण के किन्हीं दो प्रभावों को लिखना है। तो कोई भी दो प्रभाव लिख लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है कि नादिर शाह ने दिल्ली में भारी लूटपाट की, जिसमें कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस जैसी अमूल्य संपत्ति को भी यहाँ से ले गया। दूसरा है कि इस आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को उजागर कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे हम करते हैं कि अगले क्वेश्चन को, पैराग्राफ वाले 11 है कि दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 11 में पहले प्रश्न है कि वायुमंडल किन पदार्थों से बना है, ठीक है। तो उत्तर की वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प से मिलकर बना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि जैवमंडल का क्या अर्थ है। तो जैवमंडल जानते हैं कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो इसका उत्तर है कि यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। चलिए अब आगे जो क्वेश्चन है पैराग्राफ वाले कि दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और इसके आंसर देना है। तो 12 फर्स्ट का क्वेश्चन है कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। उत्तर लिखेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र वह क्षेत्र इकाई है जिसके अंतर्गत रहने वाले लोग चुनाव में भाग लेकर अपनी प्रतिनिधि का चयन करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि राज्य की विधानसभा के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने हुए लोगों को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है विधायक, जिसको एमएलए भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के गठन में सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या अर्थ है। तो आंसर देखेंगे कि बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहते हैं और बाकी अन्य सबको क्या है, विरोधी पक्ष कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को कि दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और नीचे पूछे गए प्रश्नों के आंसर देना है। तो प्रश्न फर्स्ट है कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्यों। आंसर देखते हैं कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह कृषि, आवास, उद्योग और प्राकृतिक संसाधनों के लिए आधार प्रदान करती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय एवं सघन वन वाले क्षेत्र की अपेक्षा मैदानी इलाकों और नदी घाटियों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्यों पाई जाती है। आंसर लिखेंगे मैदानी इलाकों और नदी घाटियों में उपजाऊ भूमि, जल की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु यापन की परिस्थितियों के कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है। तो आंसर है कि भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पर क्या है, मैप के क्वेश्चन करने वाले हैं, खंड 6 में मानचित्र का आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, पहला दिया कि भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पे किन्हीं 5 यानी कि इन 5 स्थानों को उचित संकेतों द्वारा दर्शाइए, यानी कि 6 दिया है, 6 में से 5 को करना है। आपको क्या फिल करना है, दिल्ली करना है, झांसी, लखनऊ, बरेली, बनारस और अलीगढ़। और आपको ये वाले क्वेश्चन नहीं करना है, ये क्वेश्चन उनको करना है जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये समझ लिया करिए। तो चलिए देखते हैं मैप के क्वेश्चन।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैप के क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर फिल किया गया है। आपको दिल्ली फिल करना था। देखिए दिल्ली आपके यहीं पर आप सभी जानते हैं, ठीक है, इसको फिल कर लेंगे। और ये बाकी दिल्ली के अलावा बाकी जितने भी है, बरेली हो या अलीगढ़ हो या लखनऊ हो, झांसी हो, बनारस हो, ये सारे यूपी में पड़ते हैं। ये सारे कहाँ पर पड़ते हैं? यूपी के स्टेट में पड़ते हैं, तो इसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो दिल्ली के लिए आपको यहाँ फिल करना है और बरेली के लिए आपको यहाँ पर पॉइंट कर लेना है कि यूपी में पश्चिम साइड में। इसी के साथ आपके अलीगढ़ भी पश्चिम साइड में है आपके यूपी में। फिर लखनऊ जो है लगभग सेंट्रल में आपके यूपी में पड़ेगा। और ये बनारस आपके क्या है, पूरब के साइड में पड़ेगा प्यारे बच्चों। और आपके झांसी को जो देखेंगे ये पॉइंट है ना, यहाँ पे लगभग यूपी में आप देखेंगे कि साउथ की तरफ है यहाँ पर। तो इस तरीके से सारे पॉइंट को आप यहाँ पर देख लेंगे मैप में, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सबसे पहले सभी सिंपल पेपर के आंसर को करने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।